सर आजकल स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ऑफलाइन जो कोचिंग है उसका बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आपकी क्या राय है कि यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन की जा सकती है? नहीं, यूपीएससी या पीएससी या कोई भी कंपटीशन है, मैं ऐसा समझता हूँ कि उसकी जो तैयारी है वो ऑफलाइन ही करना चाहिए। देखिए, ये ऑफलाइन एग्जाम है, इनमें प्री भी जो होता है वो ऑफलाइन होता है, मेंस होता है वो भी ऑफलाइन ही होता है, और रिटर्न एग्जाम है, और देखिए बहुत लेंदी एग्जाम है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई भी टेक्नोलॉजी की अपनी एक लिमिटेशन होती है। जैसे जब मैं पीएससी के लिए पढ़ाता हूँ तो कई बार टॉपिक इतना डिटेल्ड हो जाता है, इतना ज्यादा डीप में चले जाते हैं कि कई बार दो दो दिन एक ही टॉपिक पर तीन तीन घंटे डिस्कशन में ही निकल जाता है। अब ये सारी चीजें ऑनलाइन पॉसिबल नहीं कि तीन तीन चार चार घंटे की जो क्लास है वो बच्चा बिल्कुल कंटिन्यूअस अकेला बैठ करके और एक छोटे से मोबाइल पर देख करके वो उसको एक्सेप्ट करे। तो वो तो देखिए, मेरे हिसाब से तो वो पॉसिबल नहीं है। ना वो उतने अच्छे से क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, ना वो समझ सकता है, ना उसको वो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलता है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि देखिए, ये आजकल ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसका हर जगह जो यूज हो रहा है वो गलत है। एजुकेशन में कम से कम ये टेक्नोलॉजी का यूज कम से कम होना चाहिए। एक बार आप अगर ऑफलाइन बहुत अच्छे से अपना बैकग्राउंड तैयार कर लेते हैं, आप बहुत अच्छे से डीप स्टडी हो गई, सारे कॉन्सेप्ट हो गए, नोट्स प्रॉपर हो गए, बहुत अच्छे से आपने डिटेल पूरी चीजें पढ़ ली हैं, और मेंस तो पॉसिबल ही नहीं है देखिए ऑनलाइन किसी भी स्थिति में, क्योंकि मेंस में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है जो कि ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, वो काम चलाऊ कुछ भी हो सकता है। लोग पैसा कमाने के लिए, आज मैं देख रहा हूँ 11 रुपए में, 10 रुपए में टॉपिक डाल दिया। तो देखिए, ये चीजें शिक्षा में कम से कम ये व्यावसायिकपन होना नहीं चाहिए। हम एकेडमिक में देख चुके हैं, पहले जो है भाई ऑनलाइन के चक्कर में सारा 12वीं के जो बच्चा था उसका पूरा रिजल्ट खराब हो गया, वो एग्जाम में कुछ लिख ही नहीं पाया, उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं रही। तो पिछले साल 2023 का 12वीं का रिजल्ट बहुत बुरी तरह से आपने देखा होगा कि वो बहुत कम रहा, और लगभग 40% के आसपास रिजल्ट रहा। उसमें भी थर्ड डिवीजन बच्चे काफी मात्रा में थे। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो एकेडमिक है, जब वो हम ऑनलाइन पूरे अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, इस बार आपने देखा कि बच्चों ने ऑफलाइन बहुत अच्छे से पढ़ा है, और इस बार बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बहुत बेहतर है, पेपर भी बहुत अच्छे गए, और मुझे ऐसा विश्वास है कि जो 12वीं का रिजल्ट है वो भी मुझे लगता है कि इस बार बहुत अच्छा आएगा। तो जनरली जब एकेडमिक में ये चीजें नहीं है, तो फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां पर जो है भाई किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन में और छोर नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है, एक सिलेबस है, उससे बहुत आगे तक बहुत गहराई तक जाकर पढ़ना है, तो वहां पर आप इसको ज्ञान को किन्हीं सीमाओं में नहीं बांध सकते। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे आज आईआईटी के लिए देखिए आप, सारे के सारे बच्चे ऑफलाइन ही जा रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कोई ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन सपोर्टिंग है केवल, पर वो ऑफलाइन ही क्लास दे रहे हैं। बड़े बड़े जितनी कंपनियां थी ऑनलाइन की सब फ्लॉप हो गई, लगभग मैक्सिमम देखिए आप घाटे में चल रही, फ्लॉप हो जी गई, जी। क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। शिक्षा गुरु के सामने बैठ करके ही ली जा सकती है। जब तक जो है टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, प्रॉपर प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं होगा, तब तक ना तो टीचर मोटिवेट होगा ना बच्चा मोटिवेट होगा। टीचर भी बच्चों से मोटिवेट होकर के वो भी सामान्यतः जब पढ़ाता है तो बिल्कुल रम जाता है अपने टॉपिक में, वो बिल्कुल डेप्थ तक चला जाता है। बच्चों के क्यूरी, बच्चों की जिज्ञासा को देख करके उसकी एनर्जी बूस्ट होती। लेकिन ऑनलाइन में कैमरे को पढ़ा पढ़ा करके क्या एनर्जी बूस्ट होती है ना, वो तो एक टाइम पास है कि उतना वर्ष में अपनी चीजें फटाफट बोल करके और खत्म करनी है। तो मैं समझता हूँ एजुकेशन में ये ऑनलाइन वाला कॉन्सेप्ट तो मेरी समझ से बाहर है। बाकी ये तो मेरा अपना व्यू है, मैं इसमें औरों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। और यही कारण है कि आज मैं, मेरे पास दो दो तीन तीन लैब हैं, पूरा मैंने जो है भाई स्टूडियो तैयार कर रखे हैं, लेकिन मैं उसमें केवल और केवल बच्चों के गाइडेंस के लिए जाता हूँ। पर मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आज मैं खड़े होकर के ऑनलाइन के माध्यम से बच्चे के साथ मैं जस्टिस कर पाऊंगा, ये मुझे ऐसा लगता नहीं है। इसलिए मेरे यहाँ मैं यूपीएससी पीएससी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सेपरेट बैच चलाता हूँ। और देखिए, इंडिया के टॉप फैकल्टी आते हैं, सभी को पता है। इस अभी ब्रजेश कुमार सिंह जी, जो क्या नाम है, यूपी और दिल्ली के टीचर हैं, जी वो इस समय इकोनॉमिक्स क्लास ले रहे हैं। अभी आशीष, जो आशीष सिंह जी हैं, वो अभी 30 अप्रैल को आने वाले, उनका टिकट कंफर्म हो गया। तो मेरे साथ
इंडिया के टॉप फैकल्टी वो आकर के पढ़ाते हैं। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, और ये टीचर जो है भाई जब पढ़ाते हैं तो बिल्कुल फ्लुएंट पढ़ाते हैं, बिल्कुल रम के पढ़ाते हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि कंपटीशन में अगर आपको आगे निकलना है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना कंपलसरी है, तो यहाँ मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चे ऑनलाइन के चक्कर में अपना समय और अपना पैसा दोनों सामान्यतः बर्बाद क्यों कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बिना घर छोड़े कभी सामान्यतः तपस्या नहीं होती, त्याग तो करना पड़ेगा। रजाई में बैठ करके घर में चाय की चुस्की लेते हुए हम कम से कम शिक्षा ग्रहण तो नहीं कर सकते। गुरुकुल पद्धति आज भी है, आपको घर तो छोड़ना पड़ेगा। जीवन में वही सफल हुआ जिसने अपने घर का त्याग किया, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, सभी को सामान्यतः अपने घर का त्याग तो करना पड़ा। तो मैं बच्चे से ये अपेक्षा रखता हूँ और उसको सुझाव भी देता हूँ कि बेटा ये सारी चीजें, परीक्षा का, इतने बड़े एग्जाम का कोई शॉर्टकट नहीं। आपको कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इतने बड़े एग्जाम इतने बड़े स्तर पर इस तरीके से निकालना थोड़ा कठिन तो है ही। मैं असंभव तो नहीं कह सकता हूं, पर कठिन तो है। इसलिए प्रयास तो यही करें कि ऑफलाइन पढ़े और 100% डेडिकेशन के साथ पढ़े, और जो टीचर है अच्छे गुरु का चयन करें, और अच्छे गुरु का चयन करके अनुभवी गुरु का चयन करें जिसे अनुभव अच्छा है, और उसके बाद उससे आप इसमें शिक्षा लें, मार्गदर्शन लें। और मैं समझता हूं कि अभी तक की जो परंपरा है, इतने सारे बच्चे जो है भाई सफल हैं, वो अपनी मेहनत से हैं। पर थोड़ा सा योगदान हमारे संस्थान का, हमारी टीम का और हमारा भी है कि हमने उनका मार्गदर्शन किया है। तो मैं समझता हूं कि कोई भी बच्चा अगर ईमानदारी से ऑफलाइन में अगर जाकर के अच्छी तैयारी करता है तो उसके सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये मैं कह सकता तो जैसा कि सर ने बोला कि आपको आराम त्यागना पड़ेगा अगर यूपीएससी या पीएससी की या एकेडमिक्स की प्रिपरेशन करनी है, जैसा कि आपको पता है। तो मेरा अगला क्वेश्चन सर से ये है कि 12वीं के बाद जब हम ग्रेजुएशन करते हैं और जो जॉब करते हैं वो टोटली डिफरेंट होती है। जो हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है वो, और जो हम पढ़ने के बाद जब हमारी जॉब लगती है वो। तो उसके बाद जब जॉब लगती है तो जो पर्सन की जॉब लगती है वो बहुत कंफ्यूज रहता है। तो इसके लेके आपके क्या थॉट्स हैं सर, कि मतलब क्या जो पढ़ रहा है वो सही है, या ग्रेजुएशन जो कर रहा है वो सही है, या फिर वो जॉब में डिससेटिस्फाई होता है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए वो, ये उसका जो डिसीजन है वो 12वीं के बाद ही होना चाहिए। देखिए 12वीं के बाद बच्चे को अपनी क्षमताओं का आकलन जरूर करना चाहिए कि किस फील्ड में वो बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है। दूसरा, उसका गोल क्या है, वो क्या बनना चाहता है, अपने जीवन में क्या करना चाहता है, और अपनी आजीविका वो किस फील्ड से लेना चाहता है, ये उसको 12वीं के समय ही डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, राइट टाइम राइट डिसीजन इज इक्वल टू सक्सेस। सही समय पर निर्णय अगर लेंगे तो ये जो प्रॉब्लम आपने बोली वो कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं। जी। जैसे होता क्या है, मैं अभी कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ रहा था कि यूपीएससी में बहुत सारे जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो रहे हैं। अब भाई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आज 12वीं के बाद आप देखिए बच्चा जो है भाई सोचता है कि अगर मैं बीए करूंगा, कॉमर्स से करूंगा, तो मतलब लोग क्या कहेंगे। तो वो जो जिसका मैथ स्ट्रांग नहीं है, जिसका साइंस स्ट्रांग नहीं है, वो भी जबरदस्ती आईआईटी, वो भी जेई की तैयारी करना शुरू कर देता है। अब बायो ग्रुप का नीट की तैयारी करना शुरू कर देता है। भले ही उसका एम जो है भाई वो नहीं है, लेकिन वो कहता है नहीं, कम से कम इंजीनियर तो बने जाओ। वो 1 डेढ़ 2 साल तो पहले नीट वगैरह में खराब करता है, फिर उसके बाद जब वो सिलेक्ट भी हो जाता है, फिर कहीं से वो बीटेक करता है, एमटेक करता है, 5 6 साल उसको लग जाते हैं, पैसा भी खूब खर्च होता है। एमबीबीएस करता है, फिर उसके बाद वो इंटर्नशिप, फिर पीजी, 10 साल लग जाते हैं, खूब पैसा खर्च करता है, 5 10 लाख रुपए। बाद में फिर उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा तो ये गोल था ही नहीं, मुझे तो सिविल सेवा में जाना है, मुझे तो पावर चाहिए, मुझे समाज सेवा करना है, मुझे जनता के बीच में जाकर सेवा करना है, मुझे एक बड़े स्तर पर सेवा करना है। तो सबसे बड़ी बात यह कि फिर वो क्या करता है, फिर वो वहां से लौट करके दोबारा सिविल सर्विसेज की तरफ आता है। इतनी तादाद में आज ये टेक्निकली लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं कि उतनी जॉब नहीं। फिर वो जॉब का जो उनको प्लेसमेंट हो रहा है, जो पैकेज मिल रहा है, वो बहुत कम मिल रहा है। फिर घर से पैसे मंगवाते हैं। जैसे कई गार्जियन मेरे यहाँ आते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई ये एमटेक है, तो आप इस बच्चे को ये तैयारी सब इंस्पेक्टर की क्यों करा रहे हो? आप इसको, आप एमटेक है तो उसी में जॉब करो।
अरे बोले क्या है, ये 15,000 20,000 रुपए कमाता है, इससे ज्यादा खर्च कर देता है, मेरे से उल्टा मंगवाता है। कम से कम ये थानेदार बन जाएगा, ये बैंक में एसएससी में सिलेक्ट हो जाएगा, ये जो है भाई सिपाही बन जाएगा, तो कम से कम मेरे ऊपर तो डिपेंड नहीं रहेगा, लोकल में रहेगा, इतना पैसा कमा लेगा, अपना खर्चा चला ले। तो मैं देखता हूँ कि गार्जियन भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि हम घूम करके ना जाए। जिसको अगर इंजीनियर बनना है वही केवल आईआईटी के प्रिपरेशन करे, और वो फिर उसके बाद ग्रेजुएट अगर होता है तो फिर वो, देश में इंजीनियरों की भी बहुत कमी है, एक अच्छे इंजीनियर की बहुत कमी है, तो फिर वो इंजीनियर बने। जिसको डॉक्टर बनना है वो ही केवल और केवल नीट की प्रिपरेशन करे और वो एमबीबीएस करे और वो डॉक्टर बने। देश में डॉक्टरों की भी बहुत आवश्यकता है। लेकिन होता क्या है कि वो डॉक्टर तो बन गया, वो इंजीनियर बन गया, लेकिन उसका इंटरेस्ट उसमें है नहीं। अब या तो वो बिना मन के वो काम कर रहा है तो वहां सक्सेस नहीं मिल रही उसको, क्योंकि अपना 100% नहीं दे पा रहा। फिर उसका मन इधर सिविल सर्विसेज की तरफ कर रहा है। अब सिविल सर्विसेज की तरफ आ रहा है तो पैसा इतना खर्च पहले ही कर चुका है, समय इतना दे चुका है, देखता है कि यहाँ 21 साल के बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं ग्रेजुएशन प्लस कंपटीशन के कॉन्सेप्ट को लेकर के। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो, उसमें मैं बच्चे को ग्रेजुएशन भी कराता हूँ, साथ में कंपटीशन। 12वीं के बाद बच्चा बीए बीएससी कंप्यूटर साइंस ये सब मेरे यहाँ से करता है, बीसीए करता है, तो साथ में प्रोफेशनल डिग्री भी है और इसके साथ साथ में उसकी नॉलेज भी है, और 3 साल में ग्रेजुएट हो जाता है। इधर 3 साल में उसकी यूपीएससी की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है, पीएससी की कंप्लीट हो जाती है। इधर वो एक बार एग्जाम में बैठता है और 21 साल की एज में सिलेक्ट हो जाता है। जैसे अभी आपने देखा कि लेटेस्ट ये अभी सोनाली राजपूत जो बच्ची जी सिलेक्ट जी। हुई है वो मेरे कॉलेज की है, बीए प्लस एमपीपीएससी। वो बच्ची साइंस में टॉपर रही है 12th में, उसके सभी फिजिक्स केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 ही रहे। पर उस बच्ची का एम था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, लेकिन घर के लोगों का था कि नीट करो। लेकिन वो बच्ची ने किया और देखिए आज के उससे बड़ा कोई पैकेज ही नहीं। आज वो बच्चे जो है भाई 22-23 साल की एज में डायरेक्ट एसडीएम बनी हुई है, 12वां स्थान प्राप्त किया अभी उसने, डिप्टी कलेक्टर बनी है। तो उस बच्चे ने बीए प्लस एमपीपीएससी का लिया, सुना है, और देखिए आज आप सिलेक्ट, तो उससे बड़ा क्या पैकेज हो सकता है। तो आज अगर वो बच्ची पहले एमबीबीएस करती, फिर एमडी करती, फिर लौट करके आती 30 साल में, तो वो प्रशासनिक अधिकारी नहीं बन सकती थी। लेकिन उसने सही समय पर सही डिसीजन लिया। तो जिसको अपना कैरियर जिस फील्ड में बनाना है, मेरा बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि बेरोजगारी की श्रेणी में ना जाइए। आज इस देश में 18 से 29 वर्ष की आयु के लगभग 70% लोग बेरोजगार। तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये बेरोजगारी इसलिए है कि जिस फील्ड में ग्रेजुएशन है उसमें कोई क्रिएशन नहीं, उसमें कभी इंटरेस्ट नहीं रहा तो कुछ अच्छा नहीं किया। अब जहां इंटरेस्ट है वहां के लिए अब हम एज निकल गई या वो कॉन्फिडेंस नहीं बचा, तो वो बच्चा बेरोजगार हो। तो मेरा मानना है कि 12वीं के बाद ही हम इस चौराहे से अपना मार्ग तय कर लें कि हमको क्या करना। अगर वाकई में आपको सेना में जाना है, लेफ्टिनेंट बनना है, बैंक पीओ बनना है, एसएससी से आप आईबी में जाना चाहते हैं, आप पीएससी से डिप्टी कलेक्टर डीवाईएसपी सीटीओ बनना चाहते हैं, तहसीलदार बनना चाहते हैं, आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएफएस बनना चाहते हैं, तो आपको फिर ग्रेजुएशन के साथ साथ कंपटीशन लेकर के चलना चाहिए। 12वीं के बाद ही आप कंपटीशन की तैयारी करें। मैं देखता हूं कि आपको रोजगार कैसे नहीं मिलता। 4 साल अगर ईमानदारी के साथ बच्चा किसी भी अच्छे कंपटीशन की तैयारी करता है तो ये तय है कि वो बेरोजगार तो नहीं रह सकता। गवर्नमेंट जॉब तो उसकी पक्की होगी अगर उसने ईमानदारी से ग्रेजुएशन और ईमानदारी से अगर उसने कंपटीशन लगभग 3 से 4 साल पूरे सामर्थ्य डेडिकेशन के साथ अगर पढ़ाए तो। क्योंकि मैं इस बात को अपने इंस्टीट्यूट से देख रहा हूँ कि जो बच्चे हमारे यहाँ इतनी अच्छी तैयारी किए हैं आज वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोस्ट पर सिलेक्ट है। तो देखिए थोड़ा सा डेडिकेशन डिटर्मिनेशन तो ये कंपटीशन मांगते ही है, तो इसमें अगर बच्चा तैयारी करता है तो सक्सेस जरूर होता है। इतनी सारी वैकेंसियां हैं, यूपीएससी है, पीएससी है, राजस्थान पीएससी है, यूपी पीसीएस है, सब इंस्पेक्टर है, एसएससी की वैकेंसी, ऐसे सीजेएल है, सीएचएसएल है, इतनी सारी वैकेंसियां हैं कि आप बहुत अच्छी पोस्ट पर और एक अच्छे पैकेज पर आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। तो वो उसके लिए आपको क्या है, सही समय पर सही निर्णय लेना होगा। किसी बच्चे के या दोस्त के या पेरेंट्स के, मैं ये भी कहूँगा किसी को देख करके डिसीजन ना लें। आप अपने आप को देख कर डिसीजन लें कि आपको लाइफ में क्या करना। पीयर्स प्रेशर भी होता है लोगों पे कि उनको समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए।
और तो दोस्तों का भी। उसके लिए आप है ना, जैसे मैं सारे 12वीं के बच्चों के लिए मैं शाम को फ्री बैठता हूँ भाई, करियर काउंसलिंग निःशुल्क कर रहा हूँ, सेमिनार भी आयोजित करता हूँ, इसी संडे को है अभी 14 को, तो मैं सबको बुलाता हूँ, आओ बेटे हमसे आपको जो भी चाहिए, हमारा जो अनुभव है वो हम आपको देंगे कि आपको 12वीं के बाद क्या करना है, बताइए कि आपको क्या अच्छा लगता है, किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, आप खुल करके अपनी बात हमसे शेयर कीजिए, हम अपने अनुभव के आधार पर आपको बेहतर मार्ग दिखाएंगे, फिर उस पर चलना ना चलना ये आपका डिसीजन, पर कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि मेरे को सही गाइडेंस नहीं मिला, अगर सही गाइडेंस मिला होता तो आज मैं भी ये होता, ये चीज नहीं हो, क्योंकि आज गाइडेंस है, आज बहुत सारे लोग करियर काउंसलिंग कर रहे हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ, तो जनरली बच्चा आकर के अपनी बात रख सकता है। और मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं कि देखिए, कम समय में और कम पैसे, ग्रेजुएशन और सीधे कंपटीशन, सीधे गवर्नमेंट जॉब, मैं तो हमेशा कहता हूं। मैं बच्चे से एक बात और भी कही, आप बीए करते हो, एमए करते हो, बीएससी करते हो, एमएससी करते हो, उसके बाद आप नेट कर लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी, कहीं नहीं गया, 40, 45, 50 हजार कर दिया अब तो सरकार ने, जी जी तो आज आपके हाथ में सीधे ही जॉब है, आप अच्छे परसेंट से बीए एमए भी कर लेते हैं, नेट क्वालिफाई हो जाते हैं, तो अभी अतिथि जो है वह विद्वान के रूप में लग जाते हैं, जी पीएससी यूपीएससी करते हैं तो आप देख ही रहे हैं कि फिर तो आपकी कोई सानी नहीं है, दूर दूर तक प्रशासनिक अधिकारी आप बनेंगे। आज इतने सारे बच्चे मेरे इसी ग्वालियर में सेवाएं दे रहे हैं, जी ठीक है ना, और बहुत अच्छे से दे रहे हैं, मतलब नाम कर रहे हैं, संस्थान का भी, अपना भी, अपने गार्जियन का भी, और मेरे जैसे छोटे से गुरु का भी। जी। तो इसी चरण में मेरा अगला प्रश्न सर से ये है कि एमपी में क्या यूपीएससी का जो बेहतर मार्गदर्शन है वो अवेलेबल है? अगर है तो फिर कैसे और कहाँ? देखिए, यूपीएससी कोई हवा नहीं है, यूपीएससी का एग्जाम भी बहुत इजी है और बच्चे बड़े आराम से निकालते हैं। आज ग्वालियर में, इंदौर में, मेरे दोनों ही संस्थानों और ग्वालियर में यूपीएससी के सेपरेट बैचेस, फाउंडेशन बैच, फिर मेंस कम प्री, और वो भी इंग्लिश मीडियम अलग, हिंदी मीडियम अलग, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिल्ली, हैदराबाद, पटना, जहां के भी जो टॉप फैकल्टी है वो आज मेरे इंस्टीट्यूट में आते हैं, इंदौर में भी आते हैं, आज ग्वालियर में भी आते हैं, और वो सारे टीचर मिल करके मेरे साथ बच्चों को यूपीएससी के लिए गाइडेंस दे। और देखिए, यही है कि आज हम यहाँ पर यूपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच भी दे रहे हैं, मुख्य परीक्षा भी पूरा कंप्लीट करा रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, टेस्ट भी कंडक्ट करा रहे हैं, और इसके साथ साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी करा रहे हैं। आज हमारे यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी बैच चल रहे हैं, जो अभी मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग अभी एमपी में कहीं यूपीएससी के सेपरेट बैच नहीं है, पर मेरे यहाँ यूपीएससी के सेपरेट बैच हैं, और वो सारे टीचर्स मेरे साथ, सब इंडिया के टॉप और अनुभवी टीचर हैं, आप समय समय पर यूट्यूब पर क्लिप देखते ही होंगे, और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मेरे यहाँ चल रहे हैं, सोशियोलॉजी मेरे यहाँ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हिस्ट्री मेरे यहाँ है, ठीक ना, ये सारे सब्जेक्ट मेरे यहाँ बच्चों को उसमें उपलब्ध है। तो मैं तो एक बात बच्चों से कहता हूँ कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, और साथ में एक बात और कहता हूं कि जिन खोजा तिन पाइए, गहरे पानी पेट, आप जहां भी जो प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको वहां उपलब्ध होगा, लेकिन आपको पानी में गहराई में उतरना पड़ेगा। आप आज अगर मेरे इंस्टीट्यूट में आते हैं, आप फ्री डेमो लेकर के देखिए, 5 से 7 दिन की क्लास, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आज मैंने पूरा इंडिया ग्वालियर में बसा दिया, आज सारे टॉप टीचर्स आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, बेहतर गाइडेंस मिल रहा है, सब कुछ अवेलेबल है। और बाकी देखिए बच्चों की मेहनत, क्योंकि अल्टीमेट मैं एक ही बात हमेशा कहता हूं कि खुद ही के मरे स्वर्ग के दर्शन होते हैं, जी दूसरे के मरे तो स्वर्ग के दर्शन होते नहीं। तो आपको अगर सिलेक्ट होना है तो आपको गाइडेंस प्रॉपर है वो आपको मिलेगा, आपको मटेरियल पूरा मिलेगा, गाइडेंस प्रॉपर मिलेगा, पर मेहनत तो आप ही को करना। अगर आप मेहनत उस दिशा में करेंगे तो आप देखिए कि आज एमपी में इतने अच्छे परिणाम यूपीएससी के आने लगे हैं, और मेरे यहाँ से भी यूपीएससी के परिणाम अच्छे आ रहे हैं। तो आज एमपी पीएससी में तो बहुत अच्छे परिणाम आते ही हैं, अब यूपीएससी के लिए भी बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। तो इसलिए ग्वालियर में मेरे संस्थान में आज यूपीएससी का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ टीचर 24 आवर्स आपके लिए बैठा हुआ है, जो कहीं नहीं मिलता, और आपका एक एक आंसर राइटिंग आपको करवा रहा है, चेक कर रहा है, आपको बता रहा है, आपकी कमियां बता रहा है, ये कहीं भी बाहर उपलब्ध नहीं है, वो टीचर ही नहीं मिलता जो पढ़ाता है। पर मेरे यहाँ वही टीचर बैठ करके आपको क्लास के बाहर भी बैठ करके आपको पूरा गाइडेंस दे। तो सारी चीजें आज ग्वालियर में अवेलेबल है, इंदौर में भी अवेलेबल। तो मैं तो यही कहूंगा कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, एक बार आप इंस्टीट्यूट आइए और देखिए,
और अगर आपको लगता है तो फिर जरूर ज्वाइन कीजिए ओपड़ी। तो दिल्ली की फैसिलिटी जब ग्वालियर में मिल रही है तो कहीं और क्यों जाना?